इस एपिसोड में हम बात करेंगे बोलीविया के प्रेसिडेंट लुइस आर्स के बारे में और समझेंगे कि उनकी अच्छी और बुरी पॉलिसीज का बोलीविया पर क्या असर हुआ। इसके साथ साथ हम लुइस आर्स के इंटरनेशनल असर, बोलीविया की करंट पोजीशन, उनकी इकोनॉमिक और पॉलिटिकल स्ट्रेटेजीज का तजिया भी करेंगे। लुइस आर्स को अक्सर बोलीविया की इकोनॉमी के मसाइल का हल करने वाला लीडर कहा जाता है, लेकिन उनकी हुकूमत पर कुछ नेगेटिव पॉलिसीज का भी इल्जाम है। वेलकम टू द एपिसोड 24 ऑफ आवर सीरीज ऑन द टॉप लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड। सबसे पहले हम लुइस आर्स की बायोग्राफी को डिस्कस करेंगे। लुइस आर्स 28 अक्टूबर 1963 को ला पाज, बोलीविया में पैदा हुए। उन्होंने अपने करियर का आगाज इकोनॉमिक्स की फील्ड से किया और उन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पर भी कई खिदमत अंजाम दी। आर्स को अक्सर आर्किटेक्ट ऑफ बोलीविया इकोनॉमीज मिरेकल कहा जाता है, जब उन्होंने ईवो मोराल्स के दौर में मुल्क की इकोनॉमी को बढ़ावा दिया। लुइस आर्स ने 2020 के इलेक्शंस में बोलीविया के प्रेसिडेंट बनने के टाइटल हासिल किया। आजकल वो मुल्क की इकोनॉमिक पॉलिसीज पर फोकस करते हुए इसको डेब्ट और इन्फ्लेशन से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अब वीडियो के हिस्से में हम उनकी पॉलिसीज के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स के ऊपर बात करेंगे। पहले नंबर पे है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ। लुइस आर्स ने अपनी पॉलिसीज के जरिए बोलीविया की इकोनॉमी को मजीद स्टेबल बनाने की कोशिश की। उन्होंने इकोनॉमिक रिकवरी के लिए काफी एफर्ट्स किए और ग्रोथ को बढ़ावा दिया, खासकर मिनरल रिसोर्सेज को यूज करके। आर्स की इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ने बोलीविया को साउथ अमेरिका की डेवलपिंग कंट्रीज में एक इम्पोर्टेंट पोजीशन दी। लुइस आर्स ने बोलीविया में सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स को बढ़ावा दिया, जिसमें पॉवर्टी और इनइक्वालिटी को कम किया गया, जिसमें स्पेशल इनिशिएटिव शामिल है। उनका फोकस गरीबी तबके की मदद करना और सोशल जस्टिस को प्रमोट करना है। गरीब लोगों के लिए उनका काम काफी सराहा गया और बोलीविया में इनकम इनइक्वालिटी काफी कम हुई। बोलीविया में इंडिजियस लोगों के हकूक पर काफी काम किया गया। आर्स ने इंडिजियस कम्युनिटीज को एम्पावर किया और उन्हें सही एजुकेशन और हेल्थ फैसिलिटीज फराहम की। इंडिजियस लोगों को आज भी आर्स की लीडरशिप की वजह से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं। अब वीडियो के इस हिस्से में हम उनकी पॉलिसीज के नेगेटिव इम्पैक्ट्स के ऊपर बात करेंगे, जिसका असर बोलीविया के ऊपर पड़ा। पहले नंबर पे है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। लुइस आर्स के दौर में बोलीविया में पॉलिटिकल अनरेस्ट और डिवीजन बढ़ गई। 2020 के इलेक्शंस के बाद कुछ ग्रुप्स ने आर्स के अगेंस्ट प्रोटेस्ट भी किए और उनके खिलाफ करप्शन के इल्जाम भी लगे हैं। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ने बोलीविया के इंटरनल सिचुएशन को काफी कमजोर कर दिया है। बोलीविया की इकोनॉमी काफी हद तक नेचुरल रिसोर्सेज पर डिपेंड करती है, खासकर लिथियम और नेचुरल गैस। ये डिपेंडेंस लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल नहीं लगती और अगर ये रिसोर्सेज कम हो गए तो बोलीविया की इकोनॉमी मुश्किल में आ सकती है। इकोनॉमी का एक ही स्कोप पर डिपेंड करना फ्यूचर में मुल्क के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। लुइस आर्स ने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स और माइनिंग पॉलिसीज की वजह से बोलीविया का रेन फॉरेस्ट और नेचुरल इकोसिस्टम को नुकसान हुआ। इन्वायरमेंटलिस्ट ने उनकी पॉलिसीज पर काफी क्रिटिकल पॉइंट्स ऑफ व्यू पेश किए हैं। इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन उनकी लीडरशिप का एक नेगेटिव पॉइंट है, जहां सस्टेनेबल डेवलपमेंट को नजरअंदाज किया गया है। वीडियो के इस हिस्से में हम बात करेंगे बोलीविया की ग्लोबल स्टैंडिंग के ऊपर। लुइस आर्स की लीडरशिप ने बोलीविया को साउथ अमेरिकन पॉलिटिक्स में एक मजबूत पोजीशन दी है। उनकी लेफ्ट विंग पॉलिसीज और इकोनॉमिक रिकवरी एफर्ट्स ने उनको इंटरनेशनल रिकॉग्निशन दिलाई है, लेकिन बोलीविया को अब भी इंटरनेशनल सैंक्शंस का सामना है और पॉलिटिकल टर्मोइल ने उसके ग्लोबल स्टैंडिंग को नुकसान पहुंचाया है। आर्स का ग्लोबल असर ज्यादा फोकस बोलीविया की इकोनॉमी और रीजनल रिलेशंस पर रहा है, लेकिन वो अभी तक इसके बड़े इंटरनेशनल इश्यूज में फ्रंट रनर नहीं बने। अब वीडियो के इस हिस्से में हम बात करेंगे लुइस आर्स की इकोनॉमिक पॉलिसीज के ऊपर। लुइस आर्स को अक्सर बोलीविया के इकोनॉमिक मिरेकल का आर्किटेक्ट कहा जाता है, लेकिन उनकी पॉलिसीज काफी हद तक कंट्रोवर्शियल भी रही हैं। उनका फोकस इंडस्ट्रियलाइजेशन और एक्सपोर्ट्स पर रहा है, लेकिन नेचुरल रिसोर्सेज पर उनकी हैवी रिलायंस को लॉन्ग टर्म में क्रिटिसाइज किया जाता है। वीडियो के इस हिस्से में हम बात करेंगे ह्यूमन राइट्स की सिचुएशन के ऊपर। बोलीविया में ह्यूमन राइट्स के हवाले से कुछ प्रोग्रेस हुई है, लेकिन आर्स के दौर में भी प्रोटेस्ट और ऑपोजिशन पर क्रैकडाउन्स होते रहे हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच और पॉलिटिकल राइट्स के हवाले से उनका रिकॉर्ड मिक्स्ड है। ह्यूमन राइट्स और पॉलिटिकल फ्रीडम्स को अभी तक पूरी तरह से इंश्योर नहीं किया गया, जो उनकी लीडरशिप का एक कमजोर पॉइंट है। अब वीडियो के हिस्से में हम डिस्कस करेंगे कि क्या कोई लीडर लुइस आर्स को रिप्लेस कर सकता है या नहीं। लुइस आर्स फिलहाल बोलीविया में काफी पॉपुलर हैं, लेकिन उनकी अपोजिशन पार्टीज उनके अगेंस्ट पॉलिटिकल अलायंसेस बना रही हैं। फ्यूचर में अगर इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो हो गई, उनको रिप्लेस करना मुमकिन हो सकता है। कार्लोस मीजा और कुछ अपोजिशन लीडर्स का उनके बराबर का कंपटीटर माना जाता है। आर्स को अभी तक प्रॉपर अल्टरनेटिव नहीं मिला, लेकिन फ्यूचर में पॉलिटिकल चेंजेस उनके लिए मुश्किलात खड़ी कर सकती हैं। लुइस आर्स की लीडरशिप ने बोलीविया में इकोनॉमिक ग्रोथ और सोशल वेलफेयर को प्रमोट किया, लेकिन उनकी पॉलिसीज का नेगेटिव इम्पैक्ट भी देखने को मिलता है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और एनवायरमेंटल कंसर्न्स ने उनका रिकॉर्ड को थोड़ा वीक किया है, लेकिन वो अभी तक एक मजबूत लीडर के तौर पर देखे जाते हैं। हेलो, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ द सीरीज टॉप 60 वर्ल्ड लीडर्स एपिसोड 12। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे लीडर के बारे में जिसका नाम दुनिया भर में एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल शख्सियत के तौर पर लिया जाता है। हम बात कर रहे हैं नॉर्थ कोरिया के किम जोंग के बारे में।
वीडियो में हम उनकी क़यादत के अच्छे और बुरे पहलुओं को एक्सप्लोर करेंगे और जानेंगे कि नॉर्थ कोरिया पर उनका क्या असर है। अगर आपको हमारी ये सीरीज पसंद आ रही है तो जरूर लाइक करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सबसे पहले हम किम जोंग की बायोग्राफी को डिस्कस करेंगे। किम जोंग 8 जनवरी 1984 को नॉर्थ कोरिया में पैदा हुए। नॉर्थ कोरिया के पहले लीडर किम संग के पोते और किम जोंग ली के बेटे हैं। किम जोंग ने 2011 में अपने वालिद की वफात के बाद मुल्क की पावर संभाली। वो अपनी जवानी के दिनों में स्विट्जरलैंड के स्कूल में पढ़ते रहे और उसके बाद उन्होंने नॉर्थ कोरिया की पावर स्ट्रक्चर में काफी बड़ा रोल अदा किया। आजकल किम जोंग नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर हैं। वो कंट्री की मिलिट्री और पॉलिटिक्स को कंट्रोल करते हैं और दुनिया भर में अपनी न्यूक्लियर पॉलिसीज की वजह से मशहूर हैं। उनका लीडरशिप स्टाइल बहुत सेंट्रलाइज्ड और अथॉरिटेरियन है। वीडियो के सेक्शन में हम बात करेंगे उनकी अच्छी पॉलिसीज के बारे में जिससे नॉर्थ कोरिया को काफी फायदा हुआ। मिलिट्री पावर एंड न्यूक्लियर डेवलपमेंट में किम जोंग ने नॉर्थ कोरिया को मिलिट्री और न्यूक्लियर पावर के हवाले से काफी मजबूत बनाया है। नॉर्थ कोरिया ने उनके दौर में कई बार न्यूक्लियर और मिसाइल टेस्ट किए हैं जो उनको दुनिया भर में फॉर्मिडेबल पावर बनाते हैं। किम जोंग ने अपने मुल्क के कुछ हिस्सों में इकोनॉमिक जोन्स का क़याम किया जहां फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को ट्रैक करने की कोशिश की गई। इन जोन्स के जरिए वो मुल्क की जीडीपी को इम्प्रूव करना चाहते हैं, लेकिन अभी तक इसका एक्सपोजर काफी लिमिटेड है। किम जोंग ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के हवाले से कुछ मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट शुरू किए हैं, जैसे कि प्योंगयांग में नई बिल्डिंग्स और रिक्रिएशनल फैसिलिटीज का क़याम। इससे मुल्क की इकोनॉमी को बढ़ाने की कोशिश की गई है। अब वीडियो के सेक्शन में हम बात करेंगे उनकी बुरी पॉलिसीज के बारे में जिससे नॉर्थ कोरिया को और दुनिया को काफी नुकसान हुआ। सबसे पहले नंबर पे है ह्यूमन राइट्स वायलेशन। नॉर्थ कोरिया में इंसानी हकूक के हालात बहुत खराब हैं। किम जोंग की हुकूमत को बहुत क्रिटिसाइज किया जाता है। पॉलिटिकल डिसेंडेंट्स को जेल में डाला जाता है और फ्रीडम ऑफ स्पीच को कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। नॉर्थ कोरिया की फॉरेन पॉलिसीज की वजह से मुल्क को बहुत सारी सैंक्शंस का सामना है। इसकी वजह से मुल्क की इकोनॉमी बहुत ज्यादा कमजोर हो गई है और लोगों को जरूरी रिसोर्सेज तक पहुंचने में मुश्किलात होती है। किम जोंग की लीडरशिप में नॉर्थ कोरिया की न्यूक्लियर पॉलिसीज ने दुनिया भर में तनाव पैदा किया है, खासकर अमेरिका और साउथ कोरिया के साथ। ये टेंशंस मुल्क को ज्यादा आइसोलेट करती हैं और रीजनल स्टेबिलिटी के लिए खतरा बन गई है। वीडियो के सेक्शन में हम बात करेंगे कि क्या कोई लीडर उन्हें रिप्लेस कर सकता है या नहीं। किम जोंग का नॉर्थ कोरिया और एशिया की पॉलिटिक्स में बड़ा असर है। उनका कंट्रोल मुल्क की इकोनॉमी, मिलिट्री और सियासत पर मजबूत है। खासकर उनकी न्यूक्लियर पॉलिसीज ने दुनिया के कई मुल्कों के साथ तनाव पैदा किया है। फिलहाल उनको रिप्लेस करने का कोई स्ट्रॉन्ग वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ द सीरीज टॉप वर्ल्ड लीडर्स। आज की 8th एपिसोड के अंदर हम लोग बात करेंगे एक और वर्ल्ड लीडर के बारे में जो पूरी दुनिया में अपनी पहचान बनाए हुए हैं। हम बात करें हैं फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन की। इस एपिसोड में हम जानेंगे 3 अच्छी और 3 बुरी चीजें फ्रांस के बारे में और मैक्रोन की पॉलिसीज के हवाले से। साथ ही जानेंगे कि मैक्रोन ने फ्रांस को कैसे बदला और क्या फ्यूचर में उन्हें कोई रिप्लेस कर सकता है या नहीं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन पर क्लिक करें ताकि आपको इस सीरीज की नई आने वाली वीडियोस मिलती रहें। अब हम इमैनुअल मैक्रोन की ब्रीफ बायोग्राफी को डिस्कस करेंगे। इमैनुअल मैक्रोन 21 दिसंबर 1977 को फ्रांस के एक छोटे शहर एमाइंस में पैदा हुए। 2017 में जब वो सिर्फ 39 साल के थे उन्होंने फ्रांस के सबसे यंग प्रेसिडेंट बन के हिस्ट्री लिखी। इनका पॉलिटिकल करियर शुरू होने से पहले वो एक इन्वेस्टमेंट बैंकर थे। अब वो फ्रांस के दूसरे टर्म प्रेसिडेंट हैं। मैक्रोन की लीडरशिप को मॉडर्नाइजेशन और ग्लोबल डिप्लोमेसी के लिए जाना जाता है। अभी आजकल मैक्रोन के फोकस में फ्रांस की इकोनॉमी रिफॉर्म्स, क्लाइमेट चेंज और यूरोपीय यूनियन के फ्यूचर को मजबूत करना है। अब हम इमैनुअल मैक्रोन की अच्छी पॉलिसीज को डिस्कस करेंगे। पहले नंबर पे है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। इमैनुअल मैक्रोन ने अपनी गवर्नमेंट के दौरान फ्रांस की इकोनॉमी को मॉडर्नाइज करने के लिए बहुत सारी रिफॉर्म्स की हैं। उन्होंने लेबर मार्केट रिफॉर्म्स, टैक्स रिफॉर्म्स और पेंशन रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए जो काफी कंस्ट्रक्टिव थे। इनका असर फ्रांस की ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस पर भी देखा गया। क्लाइमेट लीडरशिप में मैक्रोन ने फ्रांस को एक ग्लोबल लीडर बना दिया है। वो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के बहुत बड़े सपोर्टर हैं और उन्होंने क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स और कार्बन एमिशन को कम करने के लिए काफी इनिशिएटिव्स लिए हैं। ग्लोबल डिप्लोमेसी में मैक्रोन की अप्रोच काफी स्ट्रांग है। उन्होंने फ्रांस को एक स्ट्रांग पोजीशन पर ला खड़ा किया है। चाहे वो यूरोपीय यूनियन हो या नेटो, उनकी लीडरशिप ने फ्रांस के इन्फ्लुएंस को ग्लोबल लेवल पर इंक्रीज किया। अब हम इमैनुअल मैक्रोन की बुरी पॉलिसीज को डिस्कस करेंगे। पहले नंबर पे प्रोटेस्ट एंड अनपॉपुलर रिफॉर्म्स। मैक्रोन ने कुछ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जैसे पेंशन रिफॉर्म्स काफी कंट्रोवर्शियल रही हैं। इनकी रिफॉर्म्स के अगेंस्ट लार्ज स्केल प्रोटेस्ट हुए जो अभी फ्रांस के अंदर एक मेजर इशू है। स्ट्रेन्ड रिलेशंस विद यूनियंस। उनकी लेबर रिफॉर्म्स की वजह से ट्रेड यूनियंस के साथ रिलेशंस खराब हुए। लेबर यूनियंस कहती हैं कि मैक्रोन का फोकस ज्यादा बिजनेस फ्रेंडली पॉलिसीज पर रहा है जो वर्कर्स के हक में नहीं है। इमिग्रेशन एंड सोशल इनइक्वालिटी। मैक्रोन की इमिग्रेशन पॉलिसीज को काफी क्रिटिसाइज किया गया है। फ्रांस के अंदर एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी को लगता है कि मैक्रोन के अंडर सोशल इनइक्वालिटी और रेशियल टेंशंस को ठीक तरह से एड्रेस नहीं किया गया। सबसे बड़ा इशू जो कि इमैनुअल मैक्रोन को फेस करना पड़ा हाल ही कुछ अरसे में वो था फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम के ऊपर जो हेट स्पीच होती थी डिफरेंट रिलीजन्स के बारे में उनके ऊपर।
पूरी दुनिया में खास तौर पे मुसलमान कम्युनिटी ने काफ़ी ज़्यादा एहतजाज किया जब फ्रांस ने ऑफिशियली और गवर्नमेंट सपोर्ट प्रोवाइड की उन तमाम लोगों को जिन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम के खाके जारी किए, जिससे पूरी मुस्लिम दुनिया में शदीद गम गुस्से की लहर दौड़ गई और डिफरेंट मुल्कों ने अपने सफारती ताल्लुकात फ्रांस के साथ मुनक़ता कर दिए। पाकिस्तान में आज भी एक हॉट इशू है और पाकिस्तान में एक रिलीजियस सेक्शन ऑफ सोसाइटी ये डिमांड करता है कि फ्रेंच डिप्लोमेट्स को वापस भेजा जाए और फ्रांस के साथ अपने डिप्लोमेटिक टाइज को खत्म किया जाए। अब वीडियो के सेक्शन में हम लोग बात करेंगे मैक्रोन्स के ग्लोबल इन्फ्लुएंस और उनकी रिप्लेसमेंट के बारे में। इमैनुअल मैक्रोन का ग्लोबल इन्फ्लुएंस काफी स्ट्रॉन्ग है, स्पेशली यूरोपीय यूनियन के फ्यूचर लीडरशिप में, लेकिन जो डोमेस्टिक चैलेंजेस और प्रोटेस्ट वो फेस कर रहे हैं वो उनकी पोजीशन को कुछ वीकेंड कर सकती हैं। क्या फ्यूचर में कोई मैक्रोन को रिप्लेस कर सकता है? तो ये सवाल काफी रेलेवेंट है, स्पेशली अगर फ्रांस के अंदर पॉलिटिकल टेंशंस और पब्लिक डिससैटिस्फैक्शन बढ़ती है। तो ये थे कुछ अच्छे और बुरे पॉइंट्स फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन के बारे में। क्या आपको लगता है कि मैक्रोन फ्रांस के लिए बेहतरीन लीडर है या उन्हें रिप्लेस करना चाहिए? अपनी राय जरूर कमेंट सेक्शन में शेयर करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे किसी और ग्लोबल लीडर के बारे में। तब तक के लिए खुदा हाफिज।